Hello students, so welcome to the amazing platform of NCERT वाला. So my dear students, आप लोगों ने 2 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं, so congratulations, right? Yes. तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, which is chemical kinetics. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इसका रोल होता है, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है मैम, ये तो हमें समझा दीजिए, फिर ही तो हम ये चैप्टर शुरू करेंगे. तो ठीक है बेटा, केमिकल एंड काइनेटिक्स, इन दोनों वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे मैम केमिकल मतलब कुछ तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन मैम काइनेटिक्स तो फिजिक्स का वर्ड है, स्पीड से रिलेटेड लग रहा है ना. तो बेटा कुछ कुछ वैसा ही है बिल्कुल. यहां पर केमिकल यानी कि केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है और काइनेटिक्स यानी कि उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के रेट की बात हो रही है, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के स्पीड्स की बात हो रही है. तो आज हम ये समझने वाले हैं कि जो रिएक्शंस होती हैं वो किस रेट पे होती हैं, क्या रेट उनके लिए प्रेस्क्राइब होता है, आप कैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ऑल अराउंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन, राइट? यस. तो चलिए इस अमेजिंग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, एज यूजुअल जैसे हम डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, ठीक है, यानी कि स्पीड, उससे रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, एक रिएक्शन के रेट को आप समझ गए, लेकिन क्या हम उसके रेट को चेंज कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके रेट को अफेक्ट करते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. उसके बाद में बेटा हम ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन को भी टच करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल डिस्कशन लास्ट में. ऑल्सो बेटा हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रीकैप जो हम कर चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, उसी को रिवाइज करवाने वाली हूं. अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो बेटा, तो आपने थर्मोडायनेमिक्स नामक एक चैप्टर पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स, है ना? क्या आपने ये नामक एक चैप्टर पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था भाई, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था. थर्मोडायनेमिक्स में बेटा आपने ये पढ़ा था कि मान लो कि एक ए से बी रिएक्शन हो रही है, एक ए से बी रिएक्शन हो रही है, तो फिर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन का क्या निकालते थे? डेल्टा जी वैल्यू निकालते थे, जिसे कहा जाता था गिब्स फ्री एनर्जी, है ना मैम? हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालते थे और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो हम कहते थे कि जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना. और अगर इसी की नेगेटिव वैल्यू आती थी तो हम कह देते थे कि जो रिएक्शन है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस है. आई होप ये सभी को याद है. और नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, वो स्पॉन्टेनियस होता है. और मतलब होगी तो स्पॉन्टेनियस है, अगर नहीं होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस. आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है. तो बेटा आज हम इसी को स्टडी करने वाले हैं कि मैम आपने थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये तो बता दिया कि ए से बी अगर एक रिएक्शन हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, हो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है. लेकिन क्या आपने हमें ये बताया कि वो किस रेट पे होगी? मान लो मैंने बोला कि ए से ना बी बन सकता है, मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से कि ए से बी बन सकता है. आप कहोगे वाह बन सकता है, आप वो रिएक्शन करना शुरू कर दोगे, लेकिन मैंने ये थोड़ी बताया कितने टाइम में बन रहा है. हो सकता है कि ए से जो बी है वो 2 घंटे में बन जाए, हो सकता है ए से बी जो रिएक्शन होने वाली है, बी जो बनने वाला है वो 4 घंटे में बने, हो सकता है 4 दिन में बने, हो सकता है 4 साल में बने, हो सकता है 400 साल लग जाएं उसको बनने में, राइट? यस. तो हो तो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे भी हो सकता है और बहुत फास्ट भी हो सकता है. अगर बहुत धीरे हो रहा है, जैसे कि 400 साल लग रहे हैं अगर किसी रिएक्शन को होने में, तो क्या वो हमारे लिए कोई फायदेमंद है? लेकिन मैंने तो थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ लिया कि पॉसिबल है. अगर पॉसिबल है तो 400 साल वाली भी पॉसिबल ही दिखाएगा और आप उस रिएक्शन को करना शुरू कर दो, है ना? और फिर तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, आप 400 साल तक वेट करते रहो, है ना? हाँ. तो इसीलिए बेटा एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, उसके साथ साथ ये पता लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो रिएक्शन कितने टाइम में होती है, क्या उस रिएक्शन का रेट है. तो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के साथ साथ जो अब एडिशनल चीज हमें चाहिए, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन.
तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को हमें कौन बताता है? इस रेट ऑफ रिएक्शन को आपको बताता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस चैप्टर की जरूरत है। कोई भी एक रिएक्शन को पढ़ने के लिए सिर्फ फिजिबिलिटी नहीं देखनी होती, का रेट भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आई होप स्टार्टिंग समझ आ गई कि भाई ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों है। साइंटिस्ट बन जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स से पता लगा लेंगे कि हाँ पॉसिबल है, और फिर बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे, फिर क्या फायदा यार, है ना। इसीलिए इसकी भी जरूरत है। चलो अब हम इसको समझ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या है केमिकल काइनेटिक्स, देखते हैं। इन केमिकल काइनेटिक्स वी डिस्कस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के रेट को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन के रेट को। अगर मुझे फास्ट करना है, मान लो कि कोई एक रिएक्शन जो है वो 2 दिन में हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो 1 दिन में हो जाए, तो मैं ऐसी क्या क्या चीजें करूं जिससे वो रिएक्शन फास्ट हो जाए। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो हम उनको भी स्टडी करेंगे। ऑल्सो बेटा एप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक्स इन रियल रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म्स जो होते हैं वो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप क्या पढ़ते हो, आप ना हर एक रिएक्शन का एक मैकेनिज्म पढ़ते हो, ठीक है। और वो मैकेनिज्म जो है वो भी एप्लीकेशन होती है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो जो ये थर्ड वाला पार्ट है ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स आप यहीं पर खत्म कर ले, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम जो शुरू करने वाले हैं दैट इज, क्योंकि चैप्टर का नाम है काइनेटिक्स से रिलेटेड, केमिकल काइनेटिक्स, है ना, तो थोड़ी सी तो फिजिक्स आनी बनती है, थोड़ी सी तो फिजिक्स आएगी। तो चलो अब फिजिक्स के बारे में ही स्टडी करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं चीज पूछने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज वाली हूँ। क्या किसी को पता है कि स्पीड कैसे निकालते थे? मुझे तो याद है, देखो मेरे को फिजिक्स बिल्कुल याद नहीं होगी, लेकिन मुझे इतना याद है कि स्पीड कैसे निकालते थे। तो स्पीड कैसे निकालते हैं मैम? जब स्पीड निकालते हैं तो स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने अपॉन टाइम, है ना। हम डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम निकालते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको स्पीड पता है तो अब हम इसी स्पीड को ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और एक केमिकल रिएक्शन में ले आते हैं। तो घुमा के केमिकल रिएक्शन में ले आते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में मान लो कि आपके पास में ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर आपसे रेट पूछूं, अगर मैं आपसे यहां पर इस केमिकल रिएक्शन का रेट पूछूं, तो रेट है क्या मैम? है तो स्पीड ही, है ना। अब सोचो, अगर फिजिक्स में डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन लिख, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन को हम स्पीड बोलते थे, तो केमिकल रिएक्शंस में, बेटा अगर मैं आपसे रेट पूछती हूं तो रेट क्या होगा मैम? रेट होगा कितना? सोचो, पहले खुद सोचना, फिर मेरा आंसर सुनना, ठीक है। ओके, सोच लिया होगा, अब तक सोच लिया होगा। रेट क्या होगा अगर आप इसी से इंस्पायर होना चाहते हो? तो यहां पर क्या हो रहा है, जब आप चल रहे हो तो आप स्पीड डिस्टेंस कवर करते हो, है ना। लेकिन अगर आपकी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है मैम? प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आप रेट को क्या बोल सकते हो? हम रेट को बोल सकते हैं ना कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम टेकन। क्या हम ये बोल सकते हैं रेट? ऊपर वाले से इंस्पायर होना है, सिर्फ ऊपर वाले से इंस्पायर होना है। हाँ मैम, ये हम कह सकते हैं कि जो रेट होगा वो प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम टेकन हो, ठीक है। ये तो पहली चीज दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है, प्रोडक्ट से रेट। लेकिन आपको पता है ना कि जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है, जितना बी फॉर्म हो रहा होता है, उतना ही आपका एक खत्म भी तो हो रहा होता है, उतना ही आपका रिएक्टेंट खत्म भी तो हो रहा होता है। यानी कि एक और तरीका है रेट को डिफाइन करने का, वो क्या है? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की टर्म्स में रिएक्टेंट यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना। ये भी तो हो सकता है, आप प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हो तो उतना ही रिएक्टेंट कंज्यूम भी तो हो रहा है, तो कितना रिएक्टेंट यूज हो गया। तो बेसिकली अगर आप एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहो रेट का, तो आप क्या कहोगे मैम? रेट जो होता है ना वो कुछ भी नहीं होता, दैट इज द अमाउंट या तो यूज हुई है या फिर फॉर्म हुई है अपॉन टाइम टेकन, है ना। यही है। प्रोडक्ट्स के टाइम पे मैम
कितना अमाउंट बना है, रिएक्टेंट्स के टाइम पे कितना अमाउंट खत्म हुआ है, और अपॉन में होता है टाइम टेकन। अब बेटा जो ये अमाउंट होती है हमेशा हमेशा आप कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हमेशा अमाउंट। कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बेटा आपकी मोल्स पर लीटर, हमेशा आप रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो उनकी कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे। कितना कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म हुआ, कितना कॉन्सेंट्रेशन, ये हम लेते हैं फॉर द रेट। ठीक है, यस। तो यानी कि अगर आप यहां पर रेट के बारे में बोलेंगे तो आप कहेंगे मैम रेट इज प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन यूज्ड, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड अपॉन टाइम टेकन। This is also equal to reactants used upon time taken। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने ना ऐसे दो बॉक्सेस बनाए हैं ऐसे, ये क्या है, ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। जब भी आप किसी को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड अपॉन टाइम टेकन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा सा और आगे डिस्कशन करते हैं। अब आगे जो डिस्कशन करना है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे फॉर्मूला को डिराइव करने पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास में ए से बी था तो बेटा आप, बी कैसा है मैम, ये ऐसा बी है। ठीक है, तो रेट क्या होगा मैम, रेट होता है प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो बेटा आपको एक चीज पता है कि जो ये रेट होता है ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। देखो क्योंकि मैंने आपको स्पीड का एग्जांपल दिया, मैंने वेलोसिटी नहीं बोला, तो जब मैं स्पीड बोल रही हूं तो इसका मतलब है स्पीड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। वेलोसिटी होती होगी नेगेटिव, वो फिजिक्स तक ही छोड़ाओ, यहां पर सिर्फ केमिस्ट्री में स्पीड की बात करो, स्पीड होती है पॉजिटिव, रेट हमेशा होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब जब आप प्रोडक्ट्स को फॉर्म करते हो तो इनिशियली आपके प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, फिर ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो फाइनल प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी, है ना। ये बात समझ आ रही है। इसका मतलब है दैट पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जो होगा वो आपका होगा क्या, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। मान लो कुछ प्रोडक्ट पहले था, आपने उस टाइम से शुरू किया डिटरमाइन करना और कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट तक गए, तो वो जो बीच का आपका अमाउंट है आप उसी से तो रेट फाइंड आउट करोगे, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। और आपको पता है कि फाइनल जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, तो ये ओवरऑल वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, है ना। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना टाइम लिया होगा वो भी तो डेल्टा टी होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, T2 माइनस T1, या फिर टी फाइनल माइनस टी, है ना। यानी कि मैम हम इसको लिख सकते हैं एज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, यहां पे लिख दूं प्रोडक्ट्स ताकि कंफ्यूज, अपॉन डेल्टा ऑफ टाइम। ठीक है, और बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, क्योंकि फाइनल वैल्यू जो है वो इनिशियल से बड़ी है, तो इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है इधर भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो बढ़िया है भाई। ये होता है आपका प्रोडक्ट्स के लिए फॉर्मूला। ठीक है, पहली चीज समझ आई। चलो अब रिएक्टेंट्स के केस में बात करते हैं। अगर आप रिएक्टेंट्स के केस में सेम रेट की बात करोगे बेटा, तो रेट तो अभी भी मैम पॉजिटिव ही होगा, रेट तो अभी भी आपका ओवरऑल पॉजिटिव ही होगा। रिएक्टेंट्स में होता है कि कितना रिएक्टेंट यूज हो गया है ना, कितना रिएक्टेंट यूज हो गया है। तो यानी कि अगेन मैम आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। अब सोचो पहले आपके पास में ज्यादा रिएक्टेंट्स थे क्योंकि रिएक्टेंट तो कंज्यूम होते हैं, और बाद में फाइनल वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर आप ये पूरी वैल्यू की बात करोगे तो ये क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, है ना। तो डेल्टा आर जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो मैम आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो डेल्टा ऑफ रिएक्टेंट्स है ये पूरी वैल्यू जो होगी इतनी, ये मैम नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, अपॉन डेल्टा टाइम होगा। अब बेटा एक चीज देखो, रेट कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, रेट तो पॉजिटिव है। अगर इस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड भी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इसीलिए
यहां पर इसीलिए यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है, ताकि जो ये पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाए और फिर आपका रेट पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, इसीलिए जब भी आप रिएक्टेंट्स के केस में रेट निकालते हो तो हमेशा माइनस साइन आता है। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव जो है वो आपको यही दिखाता है कि हम रिएक्टेंट के आगे लगे हैं, रिएक्टेंट के आगे हमेशा एक नेगेटिव साइन, क्योंकि डेल्टा आर रिएक्टेंट्स जो होता है वो एक नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेट रिएक्शन के रेट जो है प्रोडक्ट्स की फॉर्म में और रिएक्टेंट्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं। दैट इज आर इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एंड इट दिस सेम। इसी रिएक्शन के लिए सेम रिएक्शन के लिए जो रेट होगा या तो प्रोडक्ट्स के टर्म्स में निकाल लो प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और अगर रिएक्टेंट्स के केस में निकालोगे तो माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करके निकालोगे, और ये दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वल आएंगी, ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आएंगी, चाहे प्रोडक्ट्स की टर्म्स में निकालो चाहे रिएक्टेंट्स टर्म्स में निकालो। ठीक है, अब जो आप ये डेल्टा आर और डेल्टा पी करके निकालते हो बेटा, ये एक्चुअली क्या होता है, आपका एवरेज रेट होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताने वाली हूं, विच इज कि जो रेट होता है ना, अभी तक हमने रेट कैलकुलेट करना सीखा। आप इस रेट को दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक होता है आपका एवरेज रेट, एक होता है आपका एवरेज रेट, और दूसरा होता है आपका इंस्टेंटेनियस अब देखो एवरेज रेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर लंबे टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे आप रेट निकालते हो। ठीक है, एक लंबा टाइम ऑफ ड्यूरेशन लोगे, उसमें जब आप रेट निकालोगे फाइनल प्रोडक्ट माइनस इनिशियल प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, तो उसको एवरेज रेट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, कैलकुलेटेड ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और वहीं पर अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करोगे तो इंस्टेंटेनियस रेट कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप इसे क्या कहोगे, इट इज कैलकुलेटेड ओवर एन इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप रेट कैलकुलेट करते हो तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। ठीक है, यस। अब जो आपका एवरेज रेट होता है, जो मैंने अभी आपको रेट सिखाया, वो आप एवरेज रेट में कैलकुलेट, मतलब एवरेज रेट उस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि एवरेज रेट जो होता है दैट इज आर इज इक्वल टू प्लस ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, प्लस ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब अगर आप कोई इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब उसे देखो। ठीक है, मान लो मैं ये आपको समझा दूंगी, पहले इस ग्राफ को देखो। ठीक है, मान लो आप इस ग्राफ पे आए। ठीक है, अब आपको एक ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे। अब देखो, पहले यार बहुत सारा रिएक्टेंट था, जब बहुत सारा रिएक्टेंट था तो फटाफट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता गया। ठीक है, यस। लेकिन जब रिएक्टेंट कम रह जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसको आप कैसे समझ सकते हो, इसको आप एक अपने लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हो। मान लो एक आदमी है जो एकदम से उसकी लॉटरी लग गई, उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। ठीक है, अब जब उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो क्या करेगा, फटाफट वो पैसे उड़ाएगा, इधर भी जाएगा, ये भी खरीद लेगा, वो भी खरीद लेगा, वर्ड्स ऑफ वंडर भी चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा और पैसे धड़ 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 उड़ा देगा, है ना। तो पहले उसने बहुत तेज पैसे उड़ाए। ठीक है, फिर उसके पैसे कम होने लग जाएंगे, फिर जब उसके पैसे धीरे धीरे कम होंगे तो उसको रियलाइज होगा कि यार मेरे तो ना पैसे कम होने लग गए, फिर वो धीरे धीरे थोड़ा कम कम उड़ाएगा पैसे, ऐसे फालतू में उड़ाने नहीं लगेगा, फिर वो थोड़ा सोच समझ के उसको उड़ाने लगेगा। फिर जब उसके पास बिल्कुल थोड़े से पैसे रह जाएंगे, फिर वो सोचेगा कि यार अब मैं बहुत ही कंजूसी करूंगा, फिर वो बहुत ही धीरे धीरे पैसे उड़ाएगा। सेम ये केस होता है, जनरली बॉयज के साथ होता है, मुझे नहीं पता गर्ल्स के साथ भी होता है कि नहीं, मैं जेंडर इनइक्वालिटी नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल कई बार ऐसा होता है। मोस्टली मैंने देखा है कि लड़कों को जब फर्स्ट मंथ वो मिलती है ना, जब उनको महीने की अपनी क्या कहते हैं उसे, पॉकेट मनी मिलती है,
तो पहले जो महीने के 10 दिन होते हैं एकदम राजा जैसे, ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं, खर्चा करेंगे बेमिसाल, ठीक है। फिर उनके पास पैसे कम होने लगते हैं, तो फिर वो थोड़ा सोच समझ के पैसे उड़ाने लगते हैं, और फिर जब आता है महीने का एंड, तब भाई 2-2 रुपए के लिए उनका ऐसा होता है कि यार कहाँ से चाय पिए, कैसे करें, है ना। तो बस वही वाला केस है, जिस वाले एग्जाम्पल से समझना है समझ लो, ऐसा होता है। और सेम यही केस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के टाइम पे रेट का होता है। जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो रेट बहुत फास्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो कम होता है, और फिर एंड तक आते आते तो बहुत ही कम हो जाता है। तो रेट होता है वो, प्लॉट आपका कुछ इस तरीके का होता है, ये आपका रेट है और ये आपका टाइम है, ठीक है। तो इनिशियली रेट बहुत फास्ट था, धीरे धीरे कम होता है कम होता है कम होता है, और फिर यहाँ पे तो रेंग नहीं लग जाता है, यहाँ पे तो रेंग नहीं लग जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो भाई ये होता है यहाँ पर, ठीक है मैम, हमें समझ आ गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो चीज आपको पता है, एक तो आपको पता है कि जो रेट होता है, एवरेज रेट की अगर आप बात करोगे, तो मान लो मैंने आपको बोला कि एवरेज रेट कैलकुलेट करो फ्रॉम टाइम t1 टू t2, क्योंकि ऑब्वियसली एवरेज तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। तो मान लो वो जो t1 टाइम है वो आपका कोई यहां पर है, और जो t2 टाइम है वो मान लो आपका यहां पर है, ठीक है। यस, अब आपको एवरेज रेट कैलकुलेट करना है, तो आप कहोगे मैम यहां पर हमारा ओके, ठीक है। तो ये आपका एवरेज रेट आएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे t1 से t2। अब आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो रेट दिया हुआ है, यहाँ पे तो रेट दिया हुआ है, तो आप क्या कहोगे मैम, मैम यहाँ पर इस पॉइंट पर जो भी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आप सॉरी जो भी प्रोडक्ट्स की, बाद में, एक सेकेंड, हाँ, मतलब बेसिकली मान लो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ T1 है ना टाइम, तो मान लो आपका P1 प्रोडक्ट था, ठीक है। तो यहां पर आपका P2 प्रोडक्ट होगा, एंड ऑब्वियसली P2 जो है वो P1 से ज्यादा अमाउंट में होगा, तो आप यहां पर दोनों के रेट्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से रेट कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली ये ग्राफ जो है ये रेट का ग्राफ है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं और यहाँ पे टाइम की कॉन्सेंट्रेशन रखते, फिर आप P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 कर सकते थे, यहां पर आप ऐसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको ये समझ आ गया कि जो रेट टाइम के साथ होता है वो इस तरीके से होता है, और इस पॉइंट पे मान लो P1 प्रोडक्ट्स थे और इस टाइम पे P2 थे, तो डेल्टा P बाय डेल्टा T करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक सेकेंड रुकना, बस एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, ओके। तो अब आप यहां से क्या कह सकते हो मैम, एवरेज रेट जो होता वो होता प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T, या फिर मैम रिएक्टेंट्स की टर्म में निकालते तो माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, अब आता है बेटा आपका इंस्टेंटेनियस, अब आता है आपका इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट कैलकुलेट करना है, और मैं बोलती हूँ आपको कि आपको ना T1 टाइम पे, चलो मैं बोलती हूँ कि T1 टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना है तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एकदम उसी पॉइंट पे आपको रेट निकालना है। जो स्पीडोमीटर्स होते हैं, है ना, जो स्पीडोमीटर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, हर एक इंस्टेंट पे आपको स्पीड बताते हैं, वो एक्चुअली आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहे हैं, यानी कि वो है आपका इंस्टेंटेनियस रेट का एक पर्टिकुलर एग्जांपल। तो अगर आप इस इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहां पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आपको यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो अगर प्रोडक्ट्स की, अब इंस्टेंटेनियस भी रेट भी तो प्रोडक्ट्स की टर्म्स में और रिएक्टेंट्स टर्म में दोनों में निकाल सकते हैं। तो मैम ये हो जाएगा प्लस dp बाई dt, यानी कि बहुत ही छोटा सा आपने प्रोडक्ट का चेंज निकाला और बहुत ही छोटा जो टाइम स्पैन था वो लिया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू माइनस dr बाय, ये होता है बेटा बिल्कुल एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। अब जो बच्चे हैं मेरे प्यारे प्यारे बायो वाले बच्चे, उनको ना ये ऐसे समझ नहीं आएगा कि मैम ये डीपी डीआर ये डीटी क्यों लिखा हुआ है, तो आप टेंशन मत लो, आप बस ये सोचो कि जब इंस्टेंटेनियस रेट होता है तो डी लगाना होता है, ठीक है। बाकी जहां जरूरत पड़ेगी मैम इज हियर, मैम विल हेल्प यू आउट, ओके, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स है, मैथ्स वाले तो फिर समझ गए होंगे, ठीक है, जो तुम डिफ्रेंशिएशन करते हो ये उसी से रिलेटेड है ना, ओके परफेक्ट।
तो इतना क्लियर हो गया कि इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आता है, एवरेज रेट एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे आता है, लंबे टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां से पहले ये पॉइंट्स पढ़ लो, ये पॉइंट्स पढ़ लो। देखो, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकरिंग पर यूनिट टाइम। तो आपको अगर डेफिनेशन चाहिए तो आपके पास में डेफिनेशन भी है कि आपको रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकरिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, वी ओनली डिस्कस द केमिकल चेंज इन वन डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मैम ने आपको इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ पढ़ाया था। इक्विलिब्रियम में हम कहते थे कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, दोनों साइड हो रही होती है, बस ये होता है कि एक साइड ज्यादा होती है, दूसरी साइड कम होती है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में अगर आप कभी भी डिस्कशन करोगे तो आप हमेशा उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की रिएक्शन अज्यूम करके ही कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम सारी की सारी रिएक्शंस जो है केमिकल काइनेटिक्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि वन अगर ए से बी जा रहा है तो भैया ए से बी ही जा रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपको यहां पर बोला गया है। ठीक है, आगे बोलता है दैट द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की बात कर रहे हो तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज, यानी कि आर कैन बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, एंड इंक्रीज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि इंक्रीज होगा तो प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। आप ऐसे लिखो, मैम को प्यास लग गई, मैम पानी पी रही है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सिंस रेट इटसेल्फ चेंजेस विद टाइम, जो रेट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पहले बहुत फास्ट था, फिर धीरे धीरे कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, जो मैम ने अभी आपको प्लॉट बताया। तो सिंस रेट इटसेल्फ चेंजेस विद टाइम, इट इज बेटर टू गो विद द इंस्टेंटेनियस। इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हर इंस्टेंट पे आपको रेट मिल रहा है। एवरेज रेट जो होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, राइट? यस, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बेटा हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से, मैम आपने हमें ये बता दिया कि रेट क्या होता है, ठीक है, क्या आप हमें ये बता सकते हो कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं? तो अब हम बेटा वही समझने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे रेट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, किन फैक्टर्स। तो वो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पहला जो फैक्टर है दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपके रिएक्टेंट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी आपके रिएक्टेंट की, उतना ज्यादा आपका रेट होगा। ठीक है, जितना कम होती रहेगी कॉन्सेंट्रेशन, रेट उतना ही कम होता रहेगा। बिल्कुल वही पैसों वाला एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो होता है बेटा टेम्परेचर। एक टेम्परेचर जो होता है वो आपके रिएक्शन को फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यस। तो सेकंड फैक्टर होता है टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर जो होता है दैट इज योर नेचर ऑफ रिएक्शन। आपके रिएक्शन का नेचर क्या है, किस तरह की रिएक्शन है, रिएक्शन टू रिएक्शन उनके रेट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ रिएक्शन। फोर्थ फैक्टर जो होता है वो होता है बेटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है। वो आपके रिएक्शन के रेट को फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पीछे पूछे जा सकते हैं। सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तीन सही ऑप्शन दे देंगे, एक गलत ऑप्शन दे देंगे, आपको चूज करना होगा कि इनमें से कौन सा गलत है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हम अभी ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये जो तीनों पॉइंट्स है वो आपके अर्हेनियस इक्वेशन में डिस्कस होते हैं। किसमें? अर्हेनियस इक्वेशन में हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी टाइम बाद। ओके, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। परफेक्ट है, चलो अमेजिंग। अब हम क्या करने वाले हैं उसे देखते हैं।
ओके ये पढ़ने से पहले अब हम एक बार ये समझेंगे कि रेट लॉ क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि रेट लॉ क्या होता है, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। तो बेटा रेट लॉ क्या होता है, एक वर्ड आता है रेट लॉ, ठीक है। तो चलो अब आप रेट लॉ को समझोगे। बेसिकली रेट लॉ आपको यही बताता है कि आप एक रेट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया था पैसे वाले एग्जाम्पल से कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का, रेट भी उतना ही ज्यादा होता है। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि मैम जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है रेट। एंड ऑल्सो मैम हम कह सकते हैं दैट आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या हम ये बोल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ही तो बताया जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा रेट, है ना। ओके अब इमेजिन करो कि आपके पास में एक रिएक्शन है, Na से आपको मिल रहा है B, ठीक है। Na से आपको मिल रहा है B, तो यहां पर जो A है वो आपका रिएक्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, पहले हम रेट लॉ लिख लेते हैं। पहले मैं लिख देती हूं, फिर मैं रेट लॉ की डेफिनेशन लिखवा दूंगी। अब यहां पर A आपका रिएक्टेंट है, तो जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द A's कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर N, रेज टू द पावर N, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या बोलना चाहती हूं कि N यहां पर आप अज्यूम करिए कि क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप कहोगे कि मैम मुझे नहीं पता ऑर्डर क्या होता है, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मैं ही बताऊंगी। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां से आपको रेट लॉ जो है उसकी एक डेफिनेशन मिली, और वो डेफिनेशन क्या थी, रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, according to the rate law, the rate of a reaction is directly proportional to the concentration of the reactant raised to the power of the order of reaction, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ये आपका रेट लॉ होता है। अब ये जो रेट लॉ लिखा उसको बेटा आप प्रोपोर्शनैलिटी को तो हटाओगे और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओगे। तो इसको जब हम फर्दर ओपन करके लिखते हैं तो हम k इंटू ए रेज टू द पावर n लिख देते हैं, ठीक है। जहां पर जो आपका ये k होता है उसको कहा जाता है इट इज योर रेट कांस्टेंट। ये क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है। और बेटा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, ठीक है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है, और ये के कांस्टेंट जो होता है वो आपका रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप यहां से k की वैल्यू निकालना चाहोगे तो आप कहोगे रेट अपॉन a रेज टू द पावर n, ये होता है। ऑल्सो बेटा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है वो आपको हमेशा से पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो उसका ना तो रेट से कोई अफेक्ट होता है और ना ही वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। तो यानी कि आप यहां से क्या कह सकते हो, दैट के डज नॉट डिपेंड ऑन concentration ऑफ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, राइट। यस, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो आपका रेट भी बढ़ जाएगा, वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जो आपका के होता है, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, वो किस किस पे डिपेंड करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कहोगे दैट के डिपेंड्स ऑन, वो सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली जिस पे वो डिपेंड करता है दैट इज योर टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। एंड दूसरा बेटा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे,
नेचर ऑफ रिएक्शन पे। हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो होता है वो उसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। यस, तो कॉन्सेंट्रेशंस चाहे बदलती रहे, रेट चाहे बदलता रहे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है एज लॉन्ग एज ये दो चीजें आपकी कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब जो हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या है? नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट क्या है? के है। तो आपको के की यूनिट फाइंड आउट करनी सीखनी है। मैम आपने हमें अभी बताया कि जो के होता है वो किसके बराबर होता है? ऐसे मत लिखो, तो ऐसे समझ लो ए आर जो होता है दैट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर एन। यहां तक तो हमें क्लियर है, राइट? ए आपका रिएक्टेंट है और एन जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। यहां से के जो होता है वो रेट अपॉन ए रेज टू द पावर एन के बराबर आ जाता है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। अब बेटा अगर आप यहां पर यूनिट ऑफ आर की बात करोगे तो आर की यूनिट क्या होगी? ध्यान से देखो, आर की यूनिट क्या होगी? मैम अगर हम आर की यूनिट की बात करें तो आर की यूनिट जो है कांस्टेंट है, ठीक है। ए रेट क्या होता है? रेट क्या होता है बेटा? जब आप ये निकाल रहे थे आर इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, आप कहते थे कि मैम ये कॉन्सेंट्रेशन होती, तो ये क्या होता था? कॉन्सेंट्रेशन किस में होती थी? मोल्स पर लीटर। और टाइम किस में होता है? सेकेंड्स में होता है। तो रेट की यूनिट क्या आ गई? मोल पर लीटर, और सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो मैम रेट की यूनिट होती है मोल, मोलारिटी, सेकंड इनवर्स और मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये होती है आपकी रेट की यूनिट, ठीक है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट की बात करोगे तो यूनिट ऑफ ए क्या होता है? मैम ये तो कॉन्सेंट्रेशन ही होती है, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल, मोलारिटी और मोल पर लीटर। एक बार फिर से समझ लो अगर नहीं समझ आया तो। यहां तक तो दिक्कत नहीं थी। अब देखो रेट क्या होता है। आपने एक रेट निकालना सीखा था बिल्कुल शुरू में, प्लस ऑफ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी या फिर माइनस ऑफ डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो आप रेट की यहां से यूनिट्स निकाल सकते हो। मैंने बोला था कि हमेशा ये कॉन्सेंट्रेशन होता है और टाइम हमेशा सेकेंड्स में ले। तो अगर आप प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो मोलारिटी में, तो मोलारिटी क्या होता है? मोल्स पर लीटर। तो मैम मोल्स पर लीटर लिख दिया। टाइम सेकंड में होता है तो सेकंड। अब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, तो यूनिट ऑफ रेट हो गया मोलारिटी सेकंड इनवर्स, या फिर और ओपन कर दो तो मोल पर लीटर पर सेकंड। ए क्या है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी है। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। अब इन्हीं दोनों को इसके अंदर पुट कर दो, इन्हीं दोनों को इसके अंदर पुट कर दो। चलो पुट करते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? K इज इक्वल टू आर की यूनिट मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन ए की यूनिट मोल पर लीटर होल की पावर क्या था? सेकेंड इनवर्स लीटर इनवर्स, और यहां पे आ जाएगा होल की पावर n, ठीक है। अब इसको ओपन करके लिखो और ज्यादा, ये आ जाएगा मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स अपॉन मोल की पावर n, लीटर है यहाँ पे तो लीटर माइनस पावर n। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे, जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये होती है बेटा जनरल यूनिट आपके रेट कांस्टेंट की। ये होती है आपके रेट कांस्टेंट की जनरल यूनिट। तो यूनिट ऑफ के जो आया वो आ गया आपका मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। फिर से बेटा एक बार फिर से सारी यूनिट्स लिखी। n था बाहर तो n अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इसको ऊपर लेके गए तो ये आपकी जनरल यूनिट आ गई रेट कांस्टेंट की। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। यूनिट ऑफ रेट निकालना आ गया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना आ गया। और मैंने आपको बताया था कि n जो होता है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो बार बार लिख लो कि n होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूं।
अब जो आपके रिएक्शन के ऑर्डर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि आपकी रिएक्शन जो है उसको क्या बुलाएंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इस तरीके से अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपका जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, अगर आपका जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है तो बेटा इसका मतलब होता है कि n की वैल्यू वहां पर जीरो है, n की वैल्यू वहां पर जीरो है। यानी कि मैम जो रेट लॉ लिखा था हमने, तो इस केस में रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट लॉ होता है आपका r इज इक्वल टू के ए रेस टू दी पावर n। अब n की पावर वैल्यू जीरो है, तो यानी कि मैम r जो है वो हो जाएगा k इंटू ए पावर जीरो, यानी कि जो रेट है वो बेटा आपका k के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है। तो जीरो ऑर्डर का मतलब है n की वैल्यू जीरो है। और बेटा इस केस में आपके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगी, देखो ये जो जनरल एक्सप्रेशन निकाला था इसके अंदर n की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस जीरो लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बेटा जब भी रेट कांस्टेंट की यूनिट ये आए, कोई भी वैल्यू आए और ये यूनिट आए, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो एक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, वो एक जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर कभी बोल दिया जाए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या है, 1 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका जो रेट लॉ होगा वो हो जाएगा k a रेस टू द पावर n, यानी कि r इज इक्वल टू k इंटू a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यूनिट ऑफ k फाइंड आउट करना है, तो मैम यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, मोल क्या था, मोल 1 माइनस एन था ना, तो मैम 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इनवर्स। तो कभी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकेंड इनवर्स हुई, यानी कि वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। सिमिलरली बेटा अगर आपके सामने कभी आ जाए फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो वो मैं आपको होमवर्क दे दूं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है, आप मुझे इसकी यूनिट ऑफ k कैलकुलेट करके बताएंगे कि k की यूनिट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आती है। सेम इसी तरह से बेटा थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर जो है वो आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। यस, तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है। हमने रेट कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने ये सीख लिया कि रेट दो तरह का होता है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। उसके बाद में बेटा आपने रेट लॉ निकालना सीख लिया, और रेट लॉ से आप रेट कांस्टेंट पे आ गए, और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स तक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी। अब हम थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, चलिए बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब मैंने आपको रेट दो तरह से निकालना सिखाया, एक तो वो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट निकालना सिखाया था, एक मैंने आपको रेट लॉ से भी रेट निकालना सिखाया था। आपको दोनों तरीके यूज करने हैं ये वाली इक्वेशन में। तो ये वाली इक्वेशन से पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक इजी इक्वेशन देती हूँ। जैसे कि ए से बी है, अगर ए से बी है तो आपको पता है कि फर्स्ट जो तरीका हमने फाइंड आउट किया था वो क्या था मैम, कि रेट जो होता है वो होता है माइनस इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हो, इंस्टेंटेनियस रेट लिख रहे हो तो आप बोलोगे रिएक्टेंट्स की टर्म में माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसीलिए एक माइनस लगेगा, ठीक है। ऑल्सो बेटा ये किसके बराबर होगा, प्लस, क्योंकि बी आपका प्रोडक्ट है तो डी बी बाय डी टी, ठीक है। एक तो आपको रेट इस तरीके से निकालना आता है, दूसरा आपको रेट लॉ से भी निकालना आता है। दूसरा क्या है, रेट लॉ। तो जब रेट लॉ से निकालोगे तो आप कहोगे आर जो है वो किसके बराबर है, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए रेस टू द पावर इट्स ऑर्डर। अब हमें ऑर्डर नहीं पता, तो बेटा अगर अभी तक मैं बोलूं कि यहां पर ऑर्डर जो है वो 1 है, तो आप कहोगे आर जो है दैट इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर 1,
है ना। अब बेटा ये वाला रेट और ये वाला रेट है तो सेम ही रिएक्शन का, तो ये दोनों इक्वल ही हैं, यानी कि आप बोल सकते हो दैट फर्स्ट इक्वेशन से जो रेट निकाला है और सेकंड इक्वेशन से जो रेट निकाला है वो इक्वल हैं, तो 1 जो है वो बेटा आपका 2 के इक्वल ही है। ठीक है, यस, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, तो यहां से आप कह सकते हो R इज इक्वल टू माइनस DA/dt प्लस DB/dt and this is also equal to k into a raised to the power 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो। परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है यहां तक। चलो, अगर ये क्लियर हुआ तो अब ये वाली रिएक्शन को लिखो, अब ये वाली रिएक्शन को लिखो और इस रिएक्शन के लिए ऐसे रेट कैलकुलेट करने की कोशिश करो दोनों तरीके से। ठीक है, तो रिएक्शन को लिखते हैं 2a प्लस 3b, क्या है 2a प्लस 3b गिव्स c प्लस 4d, 2a प्लस 3b गिव्स c प्लस 4d। अब देखो मैं आपको बताती हूँ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अभी तक जब मैं a और b की बात कर रही थी उस टाइम पे आपके पास में, जब हम a और b की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन अब आपके पास में यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ गए हैं, तो अब इसको कैसे करना है अब वो समझो। ठीक है, अगर आप रेट निकालते हो ऐसे केस में तो आपको पता है, अगर आप रेट निकालते हो ऐसे केस में तो आपको पता है कि मैम रिएक्टेंट वाले टाइम पे माइनस लगता ही लगता है, तो अगर मैं एक ही टर्म्स में रेट निकाल रही हूं तो मैं बोलूंगी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा ऑफ डी ऑफ टी। अब बेटा क्योंकि वहां पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था इसीलिए 1/1 1 ही होता है, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो आपके पास में स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो बेटा जब आपके पास में कोई स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है तो वो 1 में आ जाता है, यानी कि ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं होना। चलो, इस यही वाला रेट क्योंकि सेम ही रिएक्शन का रेट है, तो यही वाला रेट बेटा अगर आप बी के टर्म्स में निकालोगे तो किसके इक्वल होगा। सबसे पहली बात मैम बी एक रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट है तो एक माइनस का साइन आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी बाई डी टी, यहां तक तो हमें पता है। अब यहां पर जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। सिमिलरली बेटा अगर आप सी की बात करोगे तो इस बार सी आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होगा तो प्लस लगेगा, तो यानी कि प्लस dc बाय dt। अब अगर आप इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करोगे तो वो तो 1 ही है, तो 1/1 तो वैसे ही 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम बेटा इट विल बी इक्वल टू डी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, एक सेकेंड, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, और अगर आप यहां पर देखोगे तो इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 था तो वो 1/4 हो जाएगा। अब मैम यहां तक क्लियर हो गया, ये वाले हमें निकालने आगे। क्या आपको रेट लॉ लिखना याद है? अगर आप यहां पर इसी का रेट लॉ लिखोगे बेटा तो रेट लॉ के हिसाब से R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस बार आपके 2 रिएक्टेंट्स हैं तो दोनों रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशंस लिखने पड़ेंगे, तो यहां पर A की कॉन्सेंट्रेशन होगी और यहां पे B की होगी, और बेटा ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं रेट लॉ में वो 2 और 3 यहां पर इस तरीके से आ गए। ठीक है, और रेट लॉ जो होता है वो आपको जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा, वहां पे आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको लिखना सिखा रही हूं। ऑल्सो आपको पता है कि ये वाला रेट और ये वाला रेट क्या है, इक्वल है, तो यानी कि हम कह सकते हैं दैट दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, इसका प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो ये के ए 2 और बी 3 हो जाएगा, तो यानी कि मैम दिस विल बी इक्वल टू के ए 2 और बी 3 हो जाएगा। तो आप किसी भी रिएक्शन से रेट कैलकुलेट कर सकते हैं इतने सारे तरीकों से, कोई भी एक तरीके से निकाल लो, हर वैल्यू जो है वो सेम आएगी। देख रहे हो कितनी अमेजिंग चीज है, देख रहे हो कितनी अमेजिंग चीज है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आप कोई भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हर तरह से। ठीक है, अमेजिंग। मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी लेकिन इस सेशन के एंड पे। ठीक है, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं थियरी के बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। परफेक्ट।
अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आप हर चीज जो मैंने पढ़ा दी है बस उसकी थ्योरी लिखी हुई है, तो वो थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो, द रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। जो आपका रेट कांस्टेंट के होता है ना, आपने जो पढ़ा था दैट के इज इक्वल टू आर अपॉन ए रेज टू द पावर एन। ये जो रेट कांस्टेंट है आपका, ये डिपेंड नहीं करता है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। ये किस किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यही दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी, इसको मार्क कर लेते हैं। नेचर ऑफ रिएक्शन, अरे 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 इसको बड़ा कर लो, नेचर ऑफ रिएक्शन और बेटा टेम्परेचर, और टेम्परेचर, यही दोनों चीजें मैंने बताई थी, इन्हीं पे डिपेंड करता है। यस, ये सिर्फ इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है। रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली, रेट लॉ क्या होता है? ये वाला, R इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर n। तो रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड एंड इट इज नॉट एंड इट मे नॉट कोरेस्पॉन्ड टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अब ये बात आपको नहीं समझ आई होगी, तो ये बात मैं आपको समझाती हूँ। अभी तक बेटा जब मैं आपको कोई रिएक्शन लिखवा रही थी तो मैं बोल रही थी ना कि मान लो आपके पास में ए प्लस बी एक रिएक्शन है जो आपको सी दे रही है, ठीक है। तो ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे बी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल बी है। जब रेट लॉ दिए जाते हैं तो रेट लॉ जो होते हैं बेटा वो एक्सपेरिमेंटली दिए जाते हैं, ठीक है। और मैंने बोला था कि एन जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, वो भी आपको एक्सपेरिमेंट से मिलता है, आप नहीं कैलकुलेट करते हो, वो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से आता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, मान लो कि इस रिएक्शन का रेट लॉ के हिसाब से जो रेट है वो क्या है? आर इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एक्स एंड बी रेज टू द पावर वाई, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है उसके हिसाब से x जो है वो a के इक्वल होना चाहिए और y जो है वो b के इक्वल होना चाहिए, है ना। आप ये बोलोगे बेटा ये जरूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मतलब कि हर बार जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, इसको ऑर्डर कहते थे, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ये जरूरी नहीं कि हर बार ए और बी के इक्वल हो, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो कभी इक्वल हो जाती है, कभी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर आप x को कैसे डिफाइन करते हो वो लिख लो। x जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सिमिलरली y जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू b की रिस्पेक्ट में y जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और अगर आप x प्लस वाई की बात करोगे तो ये ओवरऑल ऑर्डर होगा रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑल्सो आप ये लिख लीजिए कि x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू a एंड b, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट x एंड y मे और may not be equal to A and B of, that is the stoichiometric coefficients ठीक है। कैसे जाएगा ये? चला गया। तो बेसिकली जब भी आपको रेट लॉ में जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और वो जरूरी नहीं होता कि वो आपके ऑर्डर के इक्वल होंगे, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा इक्वल हो, ठीक है। बस इतना आपको समझना है, धीरे धीरे चीजें और क्लियर होंगी, अभी जितना समझ आया दैट इज इनफ, ठीक है। बस ये लिख लो अपने हिसाब से, तो एक बार लिख लो फिर मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ। लिख लिया? आगे बढ़े, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला जाता है? इट इज द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन, ठीक है। चलो अब हम
आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब मैम आपने हमें इतना कंफ्यूज कर दिया कि ऑर्डर जो होता है वो कैसे होता है, क्या होता है। अब मैम हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा, अब आप हमें अच्छे से समझाओ। तो ठीक है बेटा, अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। जो आपने एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा था ना, वो एक्सपेरिमेंटली आपको दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके, तो इट इज द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन, और वो हमेशा रेट लॉ से ही आपको मिलती, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दैट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्सपेरिमेंट करके दिया जाता है, आप थ्योरेटिकली उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना सिखाऊं। अब मैं आपको रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। तीन तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैलकुलेट करो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑल्सो ये पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, जैसे कि ए की रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, या फिर पूछा जा सकता है कि बी की रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, या फिर पूछा जा सकता है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता दो। तो मैं तीनों तरह आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी। तो ये आपके पास में एक क्वेश्चन है जो कहता है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आपको यहां पर पता है कि आपके पास में ए है, बी है, और आपके पास में रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि बेटा जो आपकी रिएक्शन होगी उसमें आपके पास दो रिएक्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि दो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, यानी कि दो रिएक्टेंट्स आपके पास होंगे। तो लेट अस से ए प्लस बी जो है वो आपको कुछ सी दे रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता कि इसका ऑर्डर क्या है, आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको ये पता है कि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ के हिसाब से हमें लिखना आता है कि जो रेट होता है वो के कांस्टेंट इनटू ए और बी होता है। एंड लेट अस अज्यूम कि ए और बी जो है वो इसकी रिस्पेक्ट्स में ऑर्डर है। यानी कि यहां पे आपने अज्यूम किया दैट लेट ए बी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको नहीं पता ना, आप थोड़ी कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो आपने कहा कि ऐसे अज्यूम कर लो कि ए जो है वो ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। एंड लेट स्मॉल बी बी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपने कहा कि बी की रिस्पेक्ट में हम सोच लेते हैं कि छोटा वाला बी जो है वो उसका ऑर्डर है, ठीक है। अब आपको ये रेट लॉ भी लिखना आता है। अब आप ना ये रेट लॉ लिख लो। अब अगला स्टेप क्या होता है? ये रेट लॉ लिखना, ठीक है। ध्यान से देखो, आर की वैल्यू, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ पे दी हुई है, इनको यूज कर लो। तो पहले जो मैं यूज करने वाली हूं ये और ये वैल्यू, यानी कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो मैम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को यूज करने वाली है। थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो लेट अस डिवाइड थर्ड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यही वाले फॉर्मूला में सारी वैल्यूज को पुट करना है। तो थर्ड इक्वेशन में रेट की वैल्यू क्या है? ये थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में रेट की वैल्यू क्या है? 0.4। तो मैम 0.4 विच इज इक्वल टू के कांस्टेंट इनटू, ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.01। तो मैम 0.01 होल रेज टू द पावर ए इनटू बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? 0.02। तो 0.02 होल रेज टू द पावर स्मॉल बी, ठीक है। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन का रेट देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन का रेट कितना दिया हुआ है? 0.1। तो यहां आ जाएगा 0.1, यहां पर फिर से के आ जाएगा, ये पूरा डिवाइड होगा। अब देखो ए की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट इक्वेशन में कितनी है? दी है 0.01। तो 0.01 यहां आ जाएगा ए, और बी की कितनी दी हुई है? 0.01। तो 0.01 यहां पर आ जाएगा। अब मैंने सिर्फ 1 और मैंने 3 से 1 को क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मैंने देखा कि ए की कॉन्सेंट्रेशन दोनों केसेस में सेम है, तो ये कट हो जाएंगे, है ना। फिर मेरे को सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने ऐसी वैल्यूज चूज की ताकि एक कट हो जाए, एक वेरिएबल कट हो जाए, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही यूज करना है, ठीक है। चलो थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो के से के कट जाएगा,
आपको पता है रेट कांस्टेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेम रहता है। रिएक्शन तो यही है, इस रिएक्शन के लिए आप कितना भी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस टाइम पे आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज की तो बात ही नहीं की, यानी कि रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो रेट कांस्टेंट आपका सेम रहेगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देखो ये सेम वैल्यू है तो ये यहां से कैंसिल हो गया। अब देखो 0.4/1 4/1 के इक्वल होता है, और 0.02 पावर बी है, 0.01 पावर बी है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2/1 की पावर बी, है ना। हाँ, तो बेटा यहां से आप क्या कह सकते हो, 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 2 को आप 2 की पावर b लिख दो, तो यहां से आपके पास में b की वैल्यू आई कि नहीं, आ गई ना। b कितना है, b इज इक्वल टू 2, तो यहां से आपने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। सेम इसी तरह से आप a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब दो ऐसी इक्वेशंस चूज करना जिसमें b की कॉन्सेंट्रेशन कट हो जाए, सेम होगी तो b वाला कट हो जाएगा और a आपको मिल जाएगा। तो अगेन यहां पे आओ, अब देखो देखो ऐसी कौन सी दो इक्वेशंस है जिसमें b की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यहां पर सेम है और यहां पर सेम है, लेकिन a की नहीं है सेम, तो यानी कि सेम जो अभी स्टेप्स यूज किए, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करना फिर मेरा अप्रोच देखना। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करो और 2 को 1 से डिवाइड कर दो। तो अब 2 इक्वेशन को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेट कितना दिया हुआ है 2 का, 0.2 0.2 0.2 इज इक्वल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2 और एक बी की 0.1, ठीक है। तो 0.02 की पावर ए और 0.01 की पावर बी, ठीक है। और यहाँ पे के तो आएगा ही आएगा, डिवाइडेड बाय, अब फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ पे लिखी थी सेम ही है, 0.1 ये आ जाएगा 0.1 के इन 0.01 और यहाँ आ जाएगा 0.01 की पावर बी और ये ए, ठीक है। तो आपने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, अगेन बेटा के की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, कैंसिल हो जाएगा, ऑल्सो बी की वैल्यू भी कट हो जाएगी क्योंकि इक्वल है, तो पीछे क्या रह जाएगा 2/1 इज 2/1 इज ये 0. ये 2/1 की पावर ए आ जाएगा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, दैट 2 इज इक्वल टू 2 की पावर ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए किया था, ए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ रहा है, बी के इक्वल कितनी आई वैल्यू 2, ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा, दोनों को ऐड कर दो, ओवरऑल ऑर्डर इज 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो। अज्यूम कर लो कि वो ए और बी हैं और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करना। अब एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन फिर से समझा देती हूं। हुआ क्या, आपको इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशंस दी होंगी, आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है और सोचना है कि कौन से केस में सिर्फ एक वेरिएबल रह जाए, दूसरा वेरिएबल कट हो जाए। तो जब मुझे बी की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सेम थी, यहाँ पे भी सेम थी, तो मैंने दोनों को कट कर दिया। दोनों को कट करने के लिए मैंने थर्ड को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, तो मेरे को बी वेरिएबल की वैल्यू मिल गई ऐसे। अब मेरे को ए के लिए सेम चीज करनी थी, तो मैंने देखा कि अब ए नहीं कट होना चाहिए, बी कट होना चाहिए। तो अगर बी कट हो रहा है तो बी यहाँ पे दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो बी कट हो जाएगा, और फिर ए डिफरेंट है तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर आपने कैलकुलेशन करी और बी ए की वैल्यू मिल गई, और इस तरीके से आपने ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकाल लिया, ठीक है। तो लिख लीजिए इस चीज को, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो ठीक है, तो अब आप यहां से ये चीज समझ सकते हैं दैट ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट मे नॉट कोरेस्पॉन्ड टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। इसीलिए रिएक्शन के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई पता नहीं है, ठीक है। यस परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा एक चीज यहां पे मैं आपको बता देना चाहती हूं, यहां पे आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है ना, अब क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है तो बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, उस फ्रैक्शन वैल्यू भी आ सकती है, कोई पता नहीं है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप यहां से क्या बोलोगे, इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, ठीक है। वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको यहां पर क्या बताया गया है, अब आपको बोला गया है कि जो रिएक्शंस होती हैं वो मेजरली दो तरह की होती हैं। वो जो रिएक्शंस मेजरली दो तरह की, मतलब कि हो सकता है कि एक रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म हो गई। जैसे कि मान लो आपने ए से बी बनाया, आपने ए से बी बनाया और बस बन गया, पहले स्टेप में ही बन गया, तो ये क्या होती है बेटा, आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है। अब बहुत सारी रिएक्शंस एक स्टेप रिएक्शन नहीं होती हैं, वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। मतलब कि दिखने में तो लगेगा कि ए से बी बन रहा है, लेकिन ए से बी ऐसे नहीं बन रहा होता। बनता कैसे है, इसके नीचे बहुत सारे स्टेप होते हैं। मान लो पहले ए जो है वो 2C में कन्वर्ट हुआ, फिर 2C जो है वो आपका 4D में कन्वर्ट हुआ, और फिर 4D जो है वो जाके बाद में आपका B में खत्म हुआ। तो अगर आप इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट देखोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल A से B ही रहा है ना। लेकिन ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये आपकी एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, और इस मल्टी स्टेप रिएक्शन को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ये होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिनके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो ये दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। अब बेटा ऑर्डर, अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाली हूं। अभी तक मैंने ऑर्डर बताया था, अब मैं एक नया वर्ड ला रही हूं विच इज मॉलिक्यूलैरिटी। क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन होता है, मॉलिक्यूलैरिटी भी एक रिएक्शन की होती है, और मॉलिक्यूलैरिटी ना एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। एंड मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है बेटा वो डिफाइंड होती है, डिफाइंड ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन। वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए ही होती है। मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है ना बेटा वो आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए होती है। अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है ना, और आपसे कोई कह दे कि भाई ए से बी वाली रिएक्शन की हमें इस केस में, इस वाले केस में मॉलिक्यूलैरिटी बता दो, तो आप कहोगे नहीं डिफाइन कर सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते मॉलिक्यूलैरिटी को। मॉलिक्यूलैरिटी हर एक सिंगल स्टेप की होती है। जैसे कि अब मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है मैम, ये भी बता दो बेटा। कितने रिएक्टेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो मॉलिक्यूलैरिटी होती है। तो मॉलिक्यूलैरिटी के केस में अगर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। जैसे कि अगर आप इस रिएक्शन की बात करो ए से बी, तो ये तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट यूज हो रहा है, तो मैम यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। अगर किसी ने बोला ए से बी की मॉलिक्यूलैरिटी बता दो, तो आप कहोगे नहीं डिफाइन कर सकते, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अगर आपसे पूछे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी बता दो, एक स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी बता दो, तो आप कहोगे यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। आपसे पूछे सेकंड वाले केस में बता दो, तो आप कहोगे इस पर्टिकुलर सिंगल स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। क्यों? क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं, 2 C यूज हो रहे हैं। थर्ड वाले केस में अगर किसी ने पूछ लिया मॉलिक्यूलैरिटी बता दो, तो कहोगे 4 है, क्योंकि 4 D यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली एक सिंगल स्टेप रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होती है, कॉम्प्लेक्स की आप मॉलिक्यूलैरिटी नहीं निकाल सकते। ऑर्डर जो होता है वो आप सिंगल का भी निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स का भी निकाल सकते हो। ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं इनके ऑर्डर जो होते हैं वो फ्रैक्शन भी आते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी आती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, तो कुछ भी आ सकता है। तो ऑर्डर दोनों के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ एक के लिए ही कैलकुलेट की जा सकती है, विच इज सिंगल स्टेप। और जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं बेटा, इनका ऑर्डर भी मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल ही होता है, यानी कि यहां पे ऑर्डर 1 के इक्वल ही होता है।
ठीक है, तो अगर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के ऑर्डर की बात करो तो वो मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल हो जाती है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो उसका ऑर्डर होता है जो एक्सपेरिमेंटली आता है, मॉलिक्यूलैरिटी नहीं डिफाइन कर सकते। क्लियर? चलो यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा, तो इसको लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम तब तक पानी पिएंगी। ओके, लिख लिया होगा। चलो अब आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, अब हम मॉलिक्यूलैरिटी को थोड़ा और समझेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी क्या कहता है? मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था ना कि ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है बेटा, और ये हर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू इसकी आती है, और ये हमेशा होल नंबर होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन वन स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक स्टेप में कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब इसका मतलब समझो। आपको पता है जब भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो मान लो मैंने बोला कि ए प्लस बी से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी। ए प्लस बी से आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है ए बी, तो आप क्या कहोगे मैम? मान लो आपके पास में एक ए रिएक्टेंट था और एक बी रिएक्टेंट था, तो बेटा ये दोनों आपस में आके कोलाइड हुए, तभी तो आपका प्रोडक्ट बना। तो कभी भी रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना जरूरी होता है। तो जब ए और बी कोलाइड होते हैं, तो आपको मान लो ए और बी इस तरीके से कोलाइड होके एक दूसरे को टच किया और आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। तो बेटा इस केस में आपकी मॉलिक्यूलैरिटी जो होगी, अगर सिंगल स्टेप है तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी मैम? एक और दो रिएक्टेंट्स ने कोलाइड किया था तो 2 हो जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक ही रिएक्टेंट है, तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो जाए। लेकिन बेटा मैक्सिमम जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ना, वो 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब इसको समझो, मैं आपको समझाती हूँ। इमेजिन करो कि आपके पास में अब 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 3 रिएक्टेंट्स है, ए है, बी है और सी है। तो ये तीनों जब कोलाइड करेंगे तो ए बी और सी, ए बी और सी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ए सी को भी टच कर रहा है, बी को भी टच कर रहा है, बी ए को भी टच कर रहा है, सी को भी टच कर रहा है, और सी भी दोनों को टच कर रहा है। तो इस केस में आपकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो जाएगी। लेकिन 4 मॉलिक्यूलैरिटी होने के लिए आपको चारों मॉलिक्यूल्स को कोलाइड कराना पड़ेगा, टच करवाना पड़ेगा एक दूसरे को। इमेजिन करो कि अब आपने ए लिया, बी लिया, सी लिया और डी लिया। तो ये ए है, बी है, सी है और डी है। अगर ये कोलाइड करेंगे तो ऐसे ही कोलाइड कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई और रास्ता है नहीं। तो मैम ए बी सी और डी, अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ए बी को तो टच कर रहा है, सी को तो टच कर रहा है, पर क्या ए डी को टच कर पा रहा है? वैसे ही सी बी को टच नहीं कर पा रहा। यानी कि एक टाइम पे मैक्सिमम 3 ही ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर सकते हैं, और इसीलिए मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो 3 होती है, 4 पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यही बात आपको यहां पर बोली गई है, यही बात आपको यहां पर बोली गई है, दैट इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली इन वन स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक स्टेप केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। परफेक्ट, चलो अब इसको पढ़ो जो मैंने अभी बताया। सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स इज वेरी रेयर, बहुत ही रेयर है ये केस। मॉलिक्यूलैरिटी डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 3। मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जो आपकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो एक्चुअली क्या होता है बेटा, कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आधा मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव में मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा हो? नहीं। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एन इंटीजर, और हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। यस, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पता होने चाहिए। अगर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन का आप ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हो, तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए बेटा ऑर्डर जो होता है वो मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल होता है। तो ये चीज आप लिख सकते हो, दैट फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन
order of a reaction is equal to the molecularity of that reaction. ठीक है. Also बेटा, for a complex reaction, molecularity cannot be defined. Molecularity cannot be defined, but order can be calculated. मतलब कि अगर आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें 3-4 स्टेप्स हो रहे हैं, तो आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं डिफाइन कर सकते उसकी, लेकिन उसका ऑर्डर निकल सकता है. ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया. तो इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे. लिख लिया होगा. चलो अब देखो, molecularity is gettable from stoichiometric coefficients of elementary reaction. elementary reaction का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन, और सिंगल स्टेप रिएक्शन के जो stoichiometric coefficients होते हैं वही ये बता रहे हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं. अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन है A से B प्लस C, ये आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, वन स्टेप रिएक्शन है. तो अगर एक ही स्टेप रिएक्शन है तो आपको पता है कि मैम इस रिएक्शन के अंदर A जो है वो B के साथ कोलाइड कर रहा है. तो कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं? तो मैम मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो 2 होगी. और बेटा यही आपका ऑर्डर भी होगा, यही आपका ऑर्डर भी होगा. ठीक है. To get the molecularity, we must take the smallest integer value of the stoichiometric coefficients of the individual reactant, and therefore we need to get the sum of the stoichiometric coefficients. मतलब कि अगर मान लो अभी किसी ने आपको ऐसी रिएक्शन दे दी, 2a plus 2b gives you 2c. आपसे पूछ ले कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो आप कितनी कहोगे? मॉलिक्यूलरिटी 4 ऐसे बोलोगे? बेटा ये गलत हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. आप देखो 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2 पूरा बाहर ले लो, पूरा डिवाइड कर दो, और आपकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो होगी A से B से C. तो बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो 2 के इक्वल होगी. ठीक है. तो आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म से मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करनी होगी. ओके, परफेक्ट. क्योंकि ऐसे तो कितना भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा. तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना होगा. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे. चलो अब आगे बढ़ते हैं. फॉर एलिमेंट्री स्टेप ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर न्यूमेरिकली इक्वल. मैंने बताया एलिमेंट्री स्टेप के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होते हैं. ऑर्डर ऑफ वन स्टेप रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. तो ऑब्वियसली अगर आप ऑर्डर की बात कर रहे हो और वन स्टेप की बात कर रहे हो, यानी कि मैम ऑर्डर इस केस में मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होगा, और अगर वो मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होगा तो इट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू. ये एक फ्रैक्शन फिर नहीं हो सकता है. ठीक है. तो ये तो बस एक चीज से दूसरी चीज आपने डिराइव की है. बहुत बढ़िया, अमेजिंग. चलो, आई होप अगर आपको यहां तक क्लियर है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. तो हर क्वेश्चन से पहले वीडियो को पॉज करना है और खुद ट्राई करना है उस क्वेश्चन को. ठीक है. तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पॉज करो वीडियो और ट्राई करो. क्वेश्चन कहता है द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन दिस इज. आपको इस एक्सपेरिमेंटली ये जो रिएक्शन है इसके लिए आपको सारे के सारे रेट के एक्सप्रेशंस दें. ठीक है. ट्राई करो पहले, फिर मुझे बताना कि क्या आपका आंसर सही आया या नहीं. ठीक है. चलो देखते हैं. हमें यहां पे दिया हुआ है A प्लस 2B गिव्स यू 3C. ठीक है. तो अगर हम रेट निकालने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे दैट रेट जो होगा, पहले रिएक्टेंट्स की टर्म में, रिएक्टेंट्स है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस DA/dt. लेकिन मैम अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट यही इक्वल होगा माइनस dB/dt के, और मैम यहां पे 1/2 भी आएगा क्योंकि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है. अब मैम प्रोडक्ट है C, तो C के लिए मुझे प्लस लगाना पड़ेगा और dC/dt करना पड़ेगा, और इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 आएगा. तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, परफेक्ट है. चलो अब बेटा इसके बाद रेट लॉ भी निकालना है. अगर आप रेट लॉ लिखोगे तो वो हो जाएगा
आर ही तो है, आर इज इक्वल टू के इंटू, अब आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं तो दोनों रिएक्टेंट्स लिखने पड़ेंगे, ए रेज टू द पावर 1 एंड बी रेज टू द पावर 2, और ये सारे इक्वल होंगे तो ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो माइनस डी ए बाई डी टी माइनस 1/2 डी बी बाई डी टी 1/3 डी बी बाई डी टी प्लस का एंड देन के ए पावर 1 बी स्क्वायर, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, सीयूईटी में भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर आ गया है, तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को खुद से। क्वेश्चन कहता है दैट रेट ऑफ द इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड, इस बार आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। लिखो, वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। चलो अब मैं अगर देखूं तो मुझे पता है कि रिएक्टेंट की साइड वो होंगे जिनके आगे नेगेटिव साइन लगा होगा। तो नेगेटिव कहां लगा है, एक तो यहां पे नेगेटिव लगा है और एक नेगेटिव यहां लगा है, यानी कि D प्लस बी, इन दोनों के आगे माइनस लगा था तो ये दोनों मेरे रिएक्टेंट्स होंगे और इनके 1 में जो भी होगा वो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे। तो इसके 1 में 3 था तो D के आगे 3 लगा दो और B के आगे 1 लगा दो, ठीक है। ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे देगा C और D, यहाँ पे प्लस है वहां पे भी प्लस है, तो यानी कि मैम C यहां आ जाएगा और A आ जाएगा। अब हम स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखते हैं, C के आगे 1/2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और A के आगे 1/4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये आपकी फाइनल रिएक्शन होगी। 3D प्लस B, 3D प्लस B गिव्स यू 4A प्लस 2C, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हो कितना आसान था। ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बहुत बढ़िया, अमेजिंग बेटा। चलो आई होप ये समझ आ गया। अगला क्वेश्चन करें, चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। तो क्वेश्चन कहता है दैट इन द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, A प्लस 2B गिव्स यू 6C प्लस 2D। इफ द इनिशियल रेट, अगर इनिशियल रेट आपको दिया हुआ है at t is equal to 0 is this, then what will be the value of minus dB by dt at t is equal to 0, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बट यू कैन डू इट। कैसे करना है, कहता कि इस रिएक्शन के लिए अगर इनिशियल रेट दिस इज, तो आपको माइनस dA बाई dt की वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है, 26 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2। 26 है या 2.6 है बेटा, ये 2.6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ना पॉइंट लगा लो, ये 2.6 है, ठीक है। तो इसको मैम लिख देंगी 2.6, तो 2.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, ठीक है। यस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनस dB बाई dt, आपको माइनस dB बाई dt बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के लिए, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, A प्लस 2B गिव्स मी 6C प्लस D, अगर मैं इसके लिए रेट लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू माइनस DA बाई dt, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 dB बाई dt, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 1/6 DC बाई dt, और ये हो जाएगा प्लस डी बाय डी टी। ये तो मुझे समझ आ रहा है। अब आपसे पूछा था इन दोनों के बीच में रिलेशन, यानी कि बेटा आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, तो ये दोनों को आपको इक्वेट करना है। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करूंगी तो यहां से मैं क्या कह सकती हूं, आई कैन से दैट आई नो माइनस DA बाय dt, माइनस DA बाय dt जो है वो माइनस 1/2 dB बाय dt के बराबर है ना। हाँ, और मेरे को DA बाई dt माइनस वाले की वैल्यू पता है 2.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2, तो इसमें लिख देती हूँ 2.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 जो है वो माइनस 1/2 dB बाई dt के बराबर है। लेकिन मुझसे माइनस 1/2 की वैल्यू नहीं पूछी, मुझे सिर्फ और सिर्फ dB बाई dt पूछा है। तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो मैम, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 जो है वो माइनस dB बाई dt के बराबर आ जाएगा। एंड दिस माइनस dB बाई dt विल बी इक्वल टू
6 2 12 तो 2 1 5.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। तो 5.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो 5.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 ऑप्शन 3 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को अप्रोच करना था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी था। सबसे पहले पूरा एक्सप्रेशन लिखो, फिर जिन दो चीजों को इक्वेट करना है उन दोनों चीजों को अलग से लिख लो, फिर जो वैल्यू दी है वो लिख लो और जो ढूंढना है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट CUET पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े आपको कंफ्यूज करने वाले, ठीक है, कर लेंगे। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कहता है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज। ठीक है, ठीक है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज। नहीं बेटा, द रेट ऑर्डर, द रेट कांस्टेंट, ये हटेगा और आपको रेट कांस्टेंट बताना है। ठीक है, तो आपको रेट कांस्टेंट का करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है, तो हमें पता है दैट के जो होता है दैट इज इक्वल टू R अपॉन A रेज टू द पावर n, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल मोल पर लीटर होल की पावर n। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन होगा, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यस, तो ये जहां जहां ए लिखे हुए हैं ना वो n ही है बेटा, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये तो, बस सिंपल यूनिटी बतानी थी। अमेजिंग, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो, फिर मैम का आंसर दे कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, गलत बताना है। फर्स्ट कहता है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। बेटा रेट की यूनिट पूछी है, चाहे रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो या कुछ भी हो, यूनिट तो रेट की पूछी है, यानी कि मैम आर की पूछी है, माइनस dp बाई dt पूछा है। और ये क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस में कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी अपॉन सेकेंड, एंड विच इज इक्वल टू मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, राइट। यस, तो यानी कि मैम फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड देखो बेटा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स, बिल्कुल सही है। जो दूसरा भी सेम ही चीज बोल रहा है कि जो रेट की यूनिट होती है वो मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स होती है। अरे बिल्कुल सही, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सही है। थर्ड कहता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप लास्ट क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पर ये जो n है ये आपका ऑर्डर होता है रिएक्शन का, और ये जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से यूनिट चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उस पर रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है, तो ये भी एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है। फोर्थ देखो, द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी कि जनरल फॉर्मूला होता है मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यही होता है ना। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है यानी कि n की वैल्यू 1 है, तो मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो यानी कि मोल की पावर 0 है, लीटर की पावर 0 है, सेकेंड इनवर्स है, यानी कि बेटा सेकेंड इनवर्स होती है यूनिट रेट कांस्टेंट की, ना कि मोलैरिटी सेकेंड इनवर्स होती है। तो यानी कि ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ही बताना था, राइट। यस, इजी था, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा सेम ही क्वेश्चन आ गया बेटा, सेम ही क्वेश्चन आ गया, तो जस्ट इग्नोर द सेम क्वेश्चन। अगला देखो, अगला कहता है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। आपके रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। मैम रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ
रिएक्शन पे, है ना। तो फर्स्ट कहता है टेम्परेचर पे, बिल्कुल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्या वो प्रेशर पे डिपेंड करता है? नहीं, प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता, हमने नहीं पढ़ा ऐसा। क्या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है? नहीं। नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे नहीं डिपेंड करता। किस हद तक रिएक्शन हो गई है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अरे नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करता है, विच इज टेम्परेचर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करो भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया और काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कहता, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द अंडरलाइंड प्रोडक्ट रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द अंडरलाइंड प्रोडक्ट। अब देखो, अंडरलाइन तो कुछ किया नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो BRO नेगेटिव और BR2 के बीच में हर ऑप्शन में रिलेशन दिया हुआ है, तो आपको BRO नेगेटिव और BR2 के बीच में आंसर निकालना है। तो करो इसको, बस कुछ नहीं करना, ये आपकी रिएक्शन है, इसको जैसे हम लिखते थे ना रेट, वैसे रेट लिख दो, ठीक है। तो R जो होगा वो क्या होगा? मैम ये मेरा रिएक्टेंट है, यानी कि माइनस ऑफ D BRO नेगेटिव BRO3 नेगेटिव अपॉन D। अगला मेरा रिएक्टेंट है -1/5 आ जाएगा, D BR नेगेटिव बाय DT। अगला मेरा अगेन बेटा H प्लस है आपके पास में, रिएक्टेंट है, तो -1/6 D H प्लस अपॉन DT विल बी इक्वल टू प्लस D BR2, अच्छा 1/6 लिख दिया था, प्लस 1/3 D BR2 बाय DT इक्वल टू प्लस 1/3 DH2O बाय DT। आपको किस किस के बीच में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से देख लो। मैम हमें दिया हुआ है BRO नेगेटिव यानी कि ये, और BR2 यानी कि ये, तो यानी कि आप क्या कह सकते हो, यू कैन से दैट -D BRO3 नेगेटिव अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस 1/3 D BR2 बाय D। ये आपका करेक्ट आंसर है। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। D 1/3 होना चाहिए और प्लस का होना चाहिए और ये माइनस का, बस हो गया, ये रहा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इजी, यस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बेटा। कितना आसान है आज का सेशन, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना। यस एंड बच्चे, इसके साथ हम सेशन के एंड पर आ गए हैं। तो आई होप आप सभी को आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई नो थोड़ा सा न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा था, बट बेटा बस फोकस करना, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सारा समझ आया, केमिकल काइनेटिक्स की भी ड्यूटी मैम ने ली है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। व्हेन मैम इज हियर व्हाई टू फेयर, राइट? यस। तो इसी तरह से एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए और मैम को मोटिवेट करते रहिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।